आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है और बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहरा दिया है। और बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हसीना के साथ उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला को भी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। शेख हसीना को न्याय को रोकने, हत्या का आदेश देने और हत्याओं को रोकने में असमर्थ होने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात के साक्ष्य है कि हसीना ने हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं, उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया जा रहा है। शेख हसीना ने लोगों को भड़काने, हत्या का आदेश दिया और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने का दोषी ठहराया जाता है। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश कोर्ट ने तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी उन्हें माना है। 15 महीने से भारत में रह रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री, ये भी आपको बता दें। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है और इसके साथ ही पूर्व आईजीपी अल ममून जो सरकारी गवाह बन गए थे, उन्हें 5 साल की सजा सुना दी गई है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा अभी भी लगातार जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों में आगजनी की भी खबर सामने आई और फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की अब आशंका है। देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं ये। ब्रह्मदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एनिश के मंच पर। जी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी गई है ब्रह्मदीप जी, और अभी अभी हसीना जी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये फैसला गलत और पक्षपाती है। किस तरीके से समझे हम इस पूरे मामले को और जो अभी बयान निकल कर आया है हसीना को? देखिए, शेख हसीना को न तो बचाव का मौका दिया गया, न ही उनका अपना कोई वकील था। सरकार ने एक नुमाइंदा बनाया, वकील के तौर पर प्रस्तुत किया मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, और वो कभी शेख हसीना से मिला ही नहीं। तो आप देश की राष्ट्राध्यक्ष रही एक नेता के साथ ऐसा व्यवहार कैसा कर सकते हैं? और जाहिर सी बात है कि शेख हसीना के खिलाफ कट्टरपंथी लामबंद हुए थे। मोहम्मद यूनुस पर उनका गहरा दबाव था, यहाँ तक कि अदालतों पर भी दबाव था। तो बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हुए आपने देश की प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता ही, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो जाहिर सी बात है शेख हसीना का जो बयान आया है वो वाजिब है कि यह एक तरफा है और यह बांग्लादेश के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश गृह युद्ध से बांग्लादेश अशांति से लगातार जूझता रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रही, वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व हावी होते रहे। लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, धर्मनिरपेक्षता मजबूत हुई, अल्पसंख्यकों की जो रक्षा है वो सुनिश्चित हुई, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। एशिया का टाइगर कहा जाने लगा, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। तो एक ऐसी नेता को कट्टरपंथियों के दबाव में निशाना बनाया है मोहम्मद यूनुस ने। उन्होंने न केवल अपने देश के भाग्य पर काली पोती है, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है और इसके लिए मोहम्मद यूनुस को जवाबदेह ठहराया ही जाएगा। और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में ये जो हालात हुए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी होगी। जी अलूने जी, ये भी समझ लें कि 15 महीने से भारत में है शेख हसीना, तो क्या जब तक वो भारत में है वो सुरक्षित है और जब तक वो सरेंडर नहीं करती, आगे की किस तरीके की चीजें रहेंगी देखने को जो मिलेंगी? देखिए, दलाई लामा भारत में है,
इसके बावजूद कि चीन चाहता है कि दलाई लामा आ जाए, लेकिन भारत ने आज तक दलाई लामा की सुरक्षा की है। शेख हसीना के परिवार की जब हत्या हुई थी, मुजीबुर रहमान और जो उनके पिता, उनकी हत्या हुई थी, तब भी शेख हसीना 1975-74 में भारत में ही पनाह दी गई थी उनको, और 1971 के पहले भी यही हालात थे। तो भारत के लिए शेख हसीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी की नुमाइंदगी की है वो पार्टी धर्मनिरपेक्षता के समर्थन करती है। अवामी लीग उन करोड़ों हिंदुओं के साथ खड़ी है जो कि बड़े संकट का सामना कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस बात का विरोध करेंगे कि भारत उन्हें प्रश्रय क्यों दे रहा है, लेकिन भारत की इसमें कूटनीतिक हित भी है, राजनीतिक हित भी है, और सबसे बड़ी बात है भारत मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। इस कारण भारत शेख हसीना को न केवल प्रश्रय देगा, सुरक्षित रखेगा, लेकिन आने वाले समय में बांग्लादेश को कभी सौंपने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस जो है वो ऐसा सोच भी रहे होंगे। जी ठीक है प्रभुदेव पालूनी जी, एक सवाल और आपसे कि सजा, फांसी की सजा इनको मिली है, तो अगर भारत इनको यहाँ पे रहता है तो भारत पर इसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, नकारात्मक असर की अगर हम बात करें तो? देखिए, नकारात्मक असर यदि कोई मानवता के खिलाफ किसी ने अपराध किया होता, किसी ने लोगों को कुचला होता, भारत ऐसे नेता के साथ नहीं खड़ा है। भारत उस नेता के साथ खड़ा है जिसने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को रोका है, जिसने बांग्लादेश में आतंकवादियों को रोका है। तो भारत, वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी इसका विरोध करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता जो है वो बांग्ला राष्ट्रवाद को पसंद करती है, वो उदार समाज को पसंद करती है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो बहुत कम संख्या में लोग होंगे जो भारत के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन बांग्लादेश के अधिकांश अवाम जो है, जो धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना चाहती है, वो शेख हसीना के साथ खड़ी है, और मुझे लगता है कि भारत के साथ भी वह खड़ी रहेगी। तो कुल मिलाकर भारत जो है शेख हसीना के साथ खड़ा रहेगा। देखने वाली बात हो कि आगे और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो बड़ा फैसला आपको बता दें, बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाया है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। हालांकि 15 महीने से फिलहाल भारत में है शेख हसीना, और जब तक फैसला आया तब भी वो भारत में ही थी। देखने वाली बात होगी भारत कब तक सुरक्षित रखता है। इधर मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों के घर घर तक खाद पहुंचाएगी। सरकार इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों का चयन कर रही है। यहाँ किसानों के घर और खेतों में खाद पहुंचाई जाएगी। तो पूरे मामले को लेकर सहकारी मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत और घर तक खाद पहुंचाई जाएगी। सरकार ने 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक व्यवस्था कर दी है। तीनों जिलों में योजना सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब तक तो घर डंडे पहुंचाए गए हैं। जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा है कि भाजपा के नेता दावे करते हैं खाद की कमी नहीं है, खाद रहेगी तब तो डिलीवरी कर पाएंगे। किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। तो जो किसानों को खाद के विक्रय केंद्र तक आना पड़ता है, जो चाहे वो सोसाइटी हो या डबल लॉक का कोई स्थान हो, उससे उनको निजात मिलेगी। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उससे
तो उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करेंगे। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जगदलपुर, जहां सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त मौजूद है, सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और आज जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के इस शताब्दी समारोह में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी और बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी और इसी स्कूल से पास आउट और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जो बड़ी कुशलता के साथ हमारे प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंहदेव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी, छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, एसटी आयोग के चेयरमैन श्री रूप सिंह मंडावी जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती वेदवती कश्यप जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, खेम सिंह देवांगन जी, आलोक अवस्थी जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी। और यहाँ पर बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर जगतू महारा के वंशज मंच में विराजमान हैं, श्री अभिजीत बघेल और श्री आदर्श बघेल, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बस्तर के कमिश्नर श्री डोमन सिंह जी, आईजी श्री पी सुंदर राज जी, यहाँ के कलेक्टर एस हरीश जी, एसपी, सभी अधिकारीगण और यहाँ के प्राचार्य बीएस रामकुमार जी, विद्यालय के सभी स्टाफ जो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, ऐसे सभी शिक्षकवृंद और इस विद्यालय से पास आउट 1926 से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सीनियर भी एक तरफ बैठे हैं और एक तरफ उनके क्लासमेट भी बैठे हैं। ऐसे सभी पास आउट जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे सभी महानुभावगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधु, इस विद्यालय के स्टूडेंट जो हमारे छत्तीसगढ़ और देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं और मेरे प्यारे मीडिया के मित्रों, आप सभी का सबसे पहले मैं इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो भी यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो अध्ययनरत हैं, प्राचार्य, शिक्षकवृंद सहित पूरे क्षेत्रवासियों को इस शताब्दी समारोह का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस विद्यालय के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1926 में इस विद्यालय
की स्थापना हुई थी, जब इस क्षेत्र में हमको लगता है कुछ भी नहीं रहा होगा, ना रास्ता रहा होगा, ना कुछ नहीं, बिहड़ जंगल रहा होगा। उस समय यहाँ पर इस विद्यालय के स्थापना हुई तो इसका जो विकास यात्रा है बहुत ही संघर्षमय रहा होगा, लेकिन 100 साल की यात्रा में, इस विद्यालय की यात्रा में, इस विद्यालय ने अनेकों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति दिए हैं। हम यहाँ पर मिले थे, कोई चेन्नई से आए हैं, कोई लद्दाख से आए हैं, कोई और से आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। तो इतने बड़े बड़े आदमी देने का काम ये विद्यालय दिया है। मैं इस संस्था को नमन करता हूं और आगे भी ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिन का सत्र 18 नवंबर को होने जा रहा है। विधानसभा का ये सत्र मौजूदा भवन में ही होगा, जहां छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। तो विधायक 25 साल के संसदीय अनुभव को साझा करेंगे। इसके लिए विधानसभा के वर्तमान भवन में तैयारियां की जा रही हैं। एक दिन के इस सत्र में ये प्रस्ताव भी लाया जाएगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब नए भवन में होगा। इस तरह यहां विधायकों को विदाई भी दी जाएगी और मौजूदा भवन में ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। सत्र के पहले विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। तो 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र है। छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर इसमें चर्चा की जाएगी। सभी विधायक साझा करेंगे अनुभव और संसदीय यादें। पुराने भवन में होगा ये आखिरी सत्र और उसी दिन आपको बता दें कि विधायकों को विदाई भी दी जाएगी। लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतिबिंब बनेगा ये सत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है। इधर बस्तर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। जगदलपुर में सीएम साय ने पुन्ना मारगेम परिसर में बने कैफे पंडुम का लोकार्पण किया और आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लिया। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौके पर मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा था कि क्षेत्र में ऐसे और भी प्रतिष्ठान देखने को मिलेंगे जो स्थानीय संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां बस्तर के विकास और सांस्कृतिक पहचान को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ मां दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आज एससीए से निर्मित इस पंडुम कैफे का शुभारंभ हम लोगों के करकमलों से हुआ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी और हमारे सभी वरिष्ठों, यहाँ के सांसद की उपस्थिति में। और ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित हैं या आत्मसमर्पित हैं उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। आजम खान और बेटे को 7 साल की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा।
सपा के पूर्व विधायक रहे हैं आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। आजम खान और बेटे को 7 साल की कैद हुई है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सपा के पूर्व विधायक रहे हैं आजम खान। तो आपको बता दें, डुप्लीकेट पैन कार्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुना दी गई है और रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को सजा सुनाई है। इधर राजधानी रायपुर के मायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मेहमानों, परिवारों और रिजॉर्ट की टीम ने क्रिसमस की खुशी का जश्न मनाया। यह आयोजन समुदाय को जोड़ने वाले सार्थक अनुभवों के प्रति रिजॉर्ट की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कार्यक्रम में एक विशेष प्रकार का केक बनाया गया जिसे 1 महीने बाद क्रिसमस डे के दिन परोसा जाएगा। एंड हमारे यहाँ ये क्रिसमस केक मिक्सिंग का जो प्रोग्राम है हम हर साल करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और लिकर होता है जिसे बनता है। बाद में हम इसका केक बनाते हैं और हम हमारे जो इन हाउस जो गेस्ट हैं उनके लिए और जो हमारे जानने वाले हैं उनको हम इसका गिफ्टिंग करते हैं। और जी, और इसके बारे में खासियत ये है कि देखिए सीजन की एक अच्छी हार्वेस्टिंग की इसके बारे में मान्यता है। एक अच्छी हार्वेस्टिंग की और एक अच्छे सीजन की शुरुआत करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और यहीं से एक फेस्टिविटी का माहौल आप देख पाते होंगे। यूरोपियन देशों में, वेस्टर्न देशों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्रिसमस केक मिक्सिंग के बाद एक अच्छा फेस्टिव माहौल बन जाता है। तो वैसे ये कल्चर हम इंडिया में भी मनाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।